जिंदा रहने के लिए सांस लेना सबसे जरूरी है, लेकिन लंबी उम्र तक स्वस्थ बने रहने के लिए आप सांस कैसे लेते हैं ये बात भी बहुत मायने रखती है। कोई जल्दी जल्दी सांस लेता है तो कोई बहुत धीरे धीरे सांस लेता है। सांस लेने का तरीका भी हमें सेहतमंद बनाता है। हजारों वर्षों से सांस लेने और छोड़ने का अपना महत्व रहा है, जिसे आचार्यों ने प्राणायाम के अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्यों के साथ कई अध्ययनों में भी जल्दी जल्दी नहीं बल्कि गहरी सांस लेने को सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। वैज्ञानिक शोधों से पता चलता है कि गहरी सांस लेने से मस्तिष्क की समग्र गतिविधि स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि धीमी गहरी सांस लेने से वेगस तंत्रिका उत्तेजित होती है, जो मस्तिष्क से पेट तक चलती है। आराम से सांस लेने के पैटर्न की नकल करने से तंत्रिका तंत्र शांत होता है, जो शरीर के अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित सांस लेने से शारीरिक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे निम्न रक्तचाप, हृदय गति, रक्त में तनाव, हार्मोन के स्तर में कमी। गहरी सांस लेना, जिसे कभी कभी डायफ्रामिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा अभ्यास है जो आपके शरीर में अधिक हवा को प्रवाहित करने में सक्षम है और तनाव और चिंता को कम करके आपकी नसों को शांत करने में मदद कर सकता है। यह आपके ध्यान की अवधि को बेहतर बनाने एवं दर्द के स्तर को कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है। सांस लेने की प्रक्रिया आमतौर पर पश्च मस्तिष्क अर्थात हाइंड ब्रेन के एक हिस्से द्वारा नियंत्रित होती है, जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। नाक से सांस लेने से सर्दी, जुकाम और सांस संबंधी समस्या जल्दी ठीक होती है। नाक से सांस लेने से तंत्रिका तंत्र भी ठीक रहता है। यदि आप मुंह से सांस लेते हैं तो वर्कआउट करने के बावजूद आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर यदि आप नाक से सांस लेते हैं तो वर्कआउट करने पर आपका वजन तेजी से घटेगा। सांस की कमी महसूस होने के सामान्य कारणों में से हैं, जैसे फेफड़ों की समस्याएं, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज COPD जिसे कहा जा सकता है, हृदय संबंधी समस्याएं जैसे हृदय संबंधी रोग और दिल की विफलता, वायु मार्ग में संक्रमण जैसे क्रूप, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, COVID-19, फ्लू और यहाँ तक की सर्दी भी। गहरी सांस लेना और विश्राम आपके तंत्रिका तंत्र के दूसरे हिस्से को सक्रिय करता है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, जो आपके मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है कि आप चिंतित भाग को बताएं कि आप सुरक्षित हैं और लड़ाई या उड़ान या फ्रीज प्रतिक्रिया का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। गहरी सांस लेने से सोचने वाले मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। ठीक तरह से सांस न ले पाने के पीछे कई बार बहुत सामान्य कारण भी हो सकते हैं। सामान्य सर्दी, जुकाम के कारण नाक के बंद हो जाने या भरा हुआ होने, बहुत रो लेने या किसी अचानक होने वाली स्थिति से हड़बड़ा जाने अथवा अचानक तेज दौड़ने, एरोबिक्स या अन्य एक्सरसाइज करने से सांसों का असंतुलित होना भी इसमें शामिल होता है। तब हमको सांस लेने में कठिनाई होती है। नाक से सांस लेने पर हम अपने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बनाए रख पाते। आम सोच से विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उपयोगी गैस है। ये हमारे वायु मार्ग को खुला रखने में सहायक होती है। उपयुक्त बातों का सार ये है कि सांस की डोर जीवन की डोर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर इसको विस्तार से विज्ञान के दृष्टिकोण से समझना चाहें तो सही ढंग से ली गई सांस हमारे शरीर में फैली लगभग 1 लाख मील लंबी रक्त वाहिनियों को प्रभावित कर सकती है। सांस लेने का ढंग शरीर की हर कोशिका को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी ये तय करता है। बच्चे के रूप में किस तरह सांस लेने की आदत डाली है, इससे निर्धारित होता है कि वयस्क अवस्था में शरीर की बनावट कैसी होगी। सांस का प्रकार आपकी बेचैनी बढ़ा सकता है और आपके मन को भी शांत कर सकता है। लोअर एयरवेज यानी फेफड़ों के निचले तंत्र पर नियंत्रण बनाने में मदद करती है। नियंत्रित श्वसन प्रणाली, ये कार्य आसान नहीं होता है। मुंह से सांस लेना, सांस का तेज चलना, सांस की आवाज आना, अक्सर निश्वास छोड़ना, गहरी सांस लेकर जमाई लेना, बोलने से पहले सांस लेना, ये सब बातें हमारे शरीर को अकस्मात प्राय प्रभावित करती। मुंह का सूखना, सोते समय खर्राटे लेना, नींद का बार बार खुलना, सोते समय सांस का बाधित होना, सुबह उठते समय मुंह का सूखना, सुबह उठने पर नाक का बंद होना, खांसी और सांस का उखड़ना, ये मुंह से सांस लेने के लक्षण हैं।
वहीं नाक से सांस लेने पर नाक में उपस्थित रोम एवं म्यूकस अंदर आने वाली हवा को फिल्टर करते हैं। नाक के अंदर रिलीज होने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड रोगाणुओं और पर्यावरण जनित रोगों को मारने में सक्षम होती है। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर काम कर पाती है। ये प्रक्रिया सीजनल फ्लू और एलर्जी से हमारी रक्षा करती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो सांस की धीमी गति के कारण हमारे फेफड़े अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नाक से सांस लेते वक्त हम जिस मात्रा में सांस लेते हैं उसी मात्रा में छोड़ते हैं। दो फायदे होते हैं। पहला तो हमारे फेफड़ों में हवा का अत्यधिक मात्रा में संग्रह नहीं हो पाता, हम फेफड़ों को अच्छी तरह खाली कर पाते हैं, जिससे अगली सांस बेहतर होती है। सांस लेने के को पहचाने और इसका अभ्यास भी करें। पहले श्वास पर ध्यान लगाएं। दिन में ऐसा 1-2 बार तो जरूर करें। श्वास को धीमे धीमे लेकर धीरे से छोड़ने का अभ्यास करें। हल्की और धीमी श्वास लें। इसके लिए 2 व्यायाम भी कर सकते हैं। पहला, नाक से ठंडी वायु के प्रवेश पर ध्यान लगाएं और फिर गर्म श्वास के बाहर निकलने पर। दूसरे में 3 तक गिनते हुए सांस को नाक से भीतर लें। 2 तक गिनते हुए सांस को रोकें और फिर 5 तक गिनते हुए सांस को बाहर छोड़ें। इससे रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। किसी शारीरिक गतिविधि के दौरान उखड़ी श्वास पर काबू पाने में सहायता होती और रक्त का ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर होता है। सांस डायफ्राम के संग लें, अर्थात डायफ्राम श्वास की मुख्य मांसपेशी होती है जो एक छतरी की सीने और तरह पेट और सीने के बीच में मौजूद होती है। डायफ्राम के संग सांस लेने को बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को हल्का सा मोड़ें, पेट पर एक किताब रखें और 5 तक गिनते हुए नाक से सांस लें और 5 तक गिनते हुए छोड़ें। ध्यान इस पर देना है कि सांस लेते समय किताब ऊंची हो जाए, ऊपर की ओर उठे और छोड़ते समय नीचे की ओर आए। किताब की गति को जितना कम कर सके उतना बेहतर होगा। इस अभ्यास को 15 मिनट के लिए संभव हो तो दिन में 2 बार करें। रात को सोने से पहले करने से नींद की गुणवत्ता बहुत बेहतर हो जाएगी। इस अभ्यास को उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिन्हें व्यग्रता, बेचैनी और उलझन की शिकायत रहती है। सांस अच्छे ढंग से लें। यह हृदय रोगियों के लिए बेहतर फायदेमंद अभ्यास है। आमतौर पर हम 3 सेकंड में ही नाक से सांस लेकर छोड़ देते हैं, यानी श्वसन का समय बहुत कम होता है। सांसों के समन्वय में 5 सेकंड तक नाक से सांस को भीतर लेने का अभ्यास करना होता है, जिसके दौरान पेट के फूलने और धड़ यानी कंधों और सीने के फैलने को अनुभव करें। फिर 5 सेकंड तक सांस छोड़ें, जिस दौरान पेट के पिचकने, धड़ के सिकुड़ने को महसूस करें। इससे सांस का चक्र 10 सेकंड का हो जाएगा, जो हर मिनट की 6 सांस के बराबर होगा। शुरुआत अगर 5 सेकंड से न कर पाए तो इनसे शुरू करें, लेकिन ध्यान रखें कि सांस लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। इस अभ्यास से सांस की गति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पैल्पिटेशन के कारण बढ़ी हृदय गति में यह श्वसन लाभप्रद होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में मौजूद श्वसन लय केंद्र श्वसन के नियमन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। न्यूमोटैक्सिक केंद्र प्रेरणा दर को कम करने के लिए संकेत देकर श्वसन लय केंद्र द्वारा किए गए कार्य को बदल सकते। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण पाने का सरल तरीका है कि बिना आसन सिद्ध किए प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा आसन में बैठकर ही प्राणायाम करना चाहिए। गलत तरीके से या चलते फिरते कोई भी प्राणायाम करने से लाभ की बजाय नुकसान नहीं होता है। मनुष्यों में श्वास नली की भीतरी चौड़ाई 21 से 27 मिलीमीटर और लंबाई 10 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। यह स्वर ग्रंथि से शुरू होकर नीचे फेफड़ों की तरफ आती है और फिर 2 नालियों में बढ़ जाती है, जिन्हें श्वसनिया या ब्रोंकाई कहते हैं। दाई श्वसनी दाएं फेफड़े में सांस ले जाती है और बाई श्वसनी बाएं फेफड़े में सांस ले जाती है। श्वसन में अपनी भूमिका के कारण फ्रेनिक तंत्रिका शरीर की सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं में से एक है। फ्रेन गहरी सांस लेने के फायदों में जैसे जल्दी थकान नहीं होती है, गुस्सा कम आता है, मन खुश और शांत रहता है, तनाव कम होता है, हमारा फोकस खिंचने लगता है, नींद अच्छी आती है, रोगों से जल्दी रिकवरी होती है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर रहते हैं।
शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त अपने आप में कई चीजों का मिश्रण है। इनकी जरूरत शरीर के अंगों को होती है, जैसे प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑक्सीजन, आयरन, मिनरल्स इत्यादि। इनका लगातार प्रवाह बॉडी ऑर्गन्स को अपने काम करने और स्वस्थ बने रहने में सहायता करता है। जब शरीर का हर अंग स्वस्थ होता है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ बने रहते हैं। इसके अलावा गहरी सांस लेने के और भी कई लाभ होते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से सेहत और सौंदर्य को लाभ पहुंचा रहे होते हैं। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इससे बॉडी के सभी ऑर्गन से अपना अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड ऑक्सीजन के साथ ही आयरन भी मिलने लगता है। एक हार्मोन जो आपकी मांसपेशियों में रक्त पंप करता है और आपके शरीर का तापमान बढ़ाता है। ये आपकी अधिकांश ऑक्सीजन को आपकी मांसपेशियों तक भेजता है, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। यदि दिमाग की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन या अन्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं पहुंचती है तो मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, जो दिमाग की कमजोरी के रूप में सामने आता है। यदि दिमाग के किसी प्रमुख हिस्से में रक्त पहुंचाने वाली कोशिका में थक्का जम जाए तो इस तरह की समस्याएं निश्चित पैदा हो जाती हैं। मस्तिष्क का तना आपके सेरिबेलम के सामने सेरिब्रम के नीचे स्थित होता है। यह मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है और श्वास, पाचन, हृदय गति और रक्तचाप जैसे स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है। डायफ्रामिक ब्रीदिंग में ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार करता है, जो मस्तिष्क के लिए बहुत उत्तम है। शरीर की रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे भोजन पचाना, मांसपेशियों को हिलाना, यहाँ तक कि सोचना के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब यह प्रक्रियाएं होती हैं तो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होती है। आपके फेफड़ों का काम आपके शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाना है। मनुष्य चयापचय के लिए श्वास द्वारा ली गई संपूर्ण ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं करता है। अंदर ली गई हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि छोड़ी गई सांस में लगभग 16% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आइए आज हम यहाँ सीखते हैं पूर्ण योग श्वास अभ्यास। पहला है, श्वास भीतर लेने के साथ ही मध्य पेट नीचे की ओर गतिशील होने लगता है, जिससे पेट के भाग हिस्से पर दबाव पड़ता है और पेट की दीवार अंदरूनी भाग बाहर की ओर फैलता है। श्वास बाहर छोड़ने पर पेट का अवयव भाग फिर से आगे की ओर गतिशील होता है और पेट की दीवार समतल हो जाती है। श्वास भीतर लेने की प्रक्रिया के विपरीत श्वास बाहर छोड़ने निकलने की प्रक्रिया निष्क्रिय है। पेट की श्वास प्रक्रिया का आधार बनती है, क्योंकि इसी के कारण फेफड़े की क्षमता धारिता का पूरा उपयोग होता है। यह सहज प्राकृतिक ढंग से श्वास को धीमा कर देता है और उससे तनाव मुक्ति होती है। दूसरा है फेफड़े संबंधी श्वास प्रक्रिया। श्वास भीतर लेने के साथ ही पसलियां ऊंची हो जाती है, जिसके कारण छाती चौड़ी हो जाती है। श्वास बाहर छोड़ने पर पसलियां अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं। वायु फेफड़ों के मध्य भागों में आ जाती है। फेफड़ों में उतना भराव नहीं होता जितना पेट की श्वास प्रक्रिया में होता है और श्वास अधिक तेज, त्वरित व उथली ऊपरी हो जाती है। ये श्वास प्रक्रिया कठिन स्थितियों में घबराहट या तनाव के कारण स्वतः चालू हो जाती है। इस अधिक तेज श्वास प्रक्रिया के अवचेतन उपयोग से अधिक प्रभावी होती है। तीसरा है गले की हड्डी की श्वास प्रक्रिया। इस प्रकार की श्वास पद्धति में वायु फेफड़ों के शीर्ष भाग में चलने लगती है। सांस अंदर लेने पर सीने का ऊपरी भाग, हंसलियां ऊपर उड़ जाती हैं। सांस बाहर छोड़ने पर वो फिर नीचे हो जाती है। श्वास बहुत उथली एवं तेज होती है। इस प्रकार की श्वास अत्यंत दबाव, परेशानी और डर या श्वास लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने की स्थिति में होती है। स्वस्थ और सहज प्राकृतिक श्वास प्रक्रिया में यह तीनों भिन्न भिन्न अवस्थाएं बनती रहती है। हर एक अवस्था में लहर से संयुक्त जुड़ी है। तो श्वास अंदर लेने पूरक की अवस्था में फेफड़ों के नीचे से ऊपर और श्वास छोड़ने रेचक की अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर जाती है। पूरक के साथ पेट आगे की ओर फैलता है, सीना फूल जाता है। रेचक के साथ पेट और सीना अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति सहज रूप से फेफड़ों की पूर्ण क्षमता धारिता का उपयोग बिना किसी बल के इस श्वास तकनीक के प्रकार से करता है तो वह व्यक्ति पूर्ण योग श्वास का अभ्यास करता है।